So we'll start with next question, question number 8. The adjacent sides of a parallelogram are represented by two vectors I cap plus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap. What is the area of parallelogram? तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया था. बताओ मेरे को, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है विच रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ parallelogram, adjacent sides of parallelogram, so how do you find out magnitude of a cross b? ओके, तो आपको पहले ए बार क्रॉस बी बार करना पड़ेगा और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा. वेरी गुड. ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड कर लो, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप. उसके बाद ए बार पहले लिखा है तो ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड. तो ये आ गया ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप. एक्स, व्हाट इज एक्स? 1 2 3. वेरी गुड. 1 2 3. बी एक्स बी वाई बी जेड 3 minus 2 1, 3 minus 2 and 1. अब डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करते आता ऐसा कोई नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस मेनी टाइम्स. पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो और क्या लिखोगे? आई कैप. छोड़ दिया क्या? यस. 2 into 1 is 2, 3 into minus 2 is, और बीच में एक माइनस साइन लगती है तो प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 2 plus 6 माइनस जे कैप. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 1 into 1 is 1 माइनस 3 into 3 is 9. वेरी गुड. प्लस के कैप. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो. 1 into minus 2 is minus 2 and minus 6. ओके, तो ये आ गया 8 आई कैप. ये -8 और माइनस, तो +8 जे कैप और -8 के कैप. तो आंसर आएगा 8√3. क्यों 8√3? क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार आ गया. तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज mod of a bar cross b bar and magnitude of any vector is under root of x component square plus y component square plus z component square. x component कितना है? 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर. तो 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 3 बार आ गया, तो √3 into 8 स्क्वायर, तो कितना आ गया? 8√3. तो आंसर 8√3 आएगा. तो ऑप्शन नंबर बी. व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ, मतलब 4√3. इसका आधा, इसका आधा ना. मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का हाफ करोगे ना, तो इसका आधा मतलब 4√3. चलो अगला क्वेश्चन. डन. अभी हमने सॉल्व किया है, ये मैंने रिपीट सिर्फ इसके लिए किया जस्ट टू नो कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे. लामीज थ्योरम. वेरी गुड. ये भी हमने सॉल्व किया है, मैंने वापस रिपीट किया अगेन जस्ट टू नो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. डायरेक्शन कोसाइंस. cos अल्फा इक्वल टू ax by a, cos बीटा इक्वल्स टू ay by a and cos गामा इक्वल्स टू az by a. ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इस पे स्पेसिफिकली ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी लगाना है. तो एज आई टोल्ड यू, वेक्टर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन के जगह पे वेक्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं नीट और जेडबल के लिए. तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA बार, OB बार एंड OC बार shown in the following figure. Radius of the circle is R. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हाउ टू सॉल्व. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे इफ यू सी 3 वेक्टर्स है. कौन से 3 वेक्टर्स है? OA, OB एंड OC. और ये तीनों के तीनों दे आर रेडियस ऑफ सर्कल. ऐसा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? R बार. राइट, सिर्फ डायरेक्शन अलग है. तो ये मैग्नीट्यूड वाइज ये R है, डायरेक्शन यहाँ पे इसका क्या है? जे कैप. क्या है? जे कैप. और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है?
आर। इसका डायरेक्शन होगा आई और जे, दो कंपोनेंट आएंगे क्योंकि इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको। और जो तीसरा वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, आर। तो इफ यू सी, आपको इन तीनों का रिजल्टेंट पूछा है। क्या पूछा है? तीनों का रिजल्टेंट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में रिजल्टेंट फाइंड करते वक्त हमने ऐसा सीखा था कि रिजल्टेंट हम दो ही वेक्टर का फाइंड कर सकते हैं, याद है? दो वेक्टर का कर सकते हो ना, बाय ट्रायंगल लॉ या फिर बाय पैरेललोग्राम लॉ। दो ही वेक्टर का रिजल्टेंट आता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे कितने वेक्टर्स है? तो तीनों का एक साथ सॉल्व होगा क्या? नहीं। तो ऐसे केस में जब तीनों का एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता तो पहले दो को ही सॉल्व करना पड़ता है। अब पहले दो को, तो पहले कौन से दो को, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले उन दोनों को जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे OA और OC। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, यू नो द रिजल्टेंट विल गो इन विच डायरेक्शन? Are these two vectors starting from the same point? Yes. तो रिजल्टेंट कौन होगा? रिजल्टेंट कौन होगा? डायरेक्शन क्या होगा? पहले तो बता दो मेरे को, जब दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो कौन सा लॉ लगेगा? वेरी गुड। तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द तो वैसा बोलना चाहिए ना, अलोंग द डायगोनल। अलोंग द डायगोनल मतलब यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं यहाँ पे? यस और नो? लेकिन ये डायरेक्शन किसका था? किसका था? OB का। किसका था? हाँ, तो पहले OA और OC को सॉल्व करके एक नया वेक्टर बना लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैं नाम देता हूँ R1 बार। क्या बोल दिया? तो मुझे बताओ R1 बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। वैसे तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन तुम बोल रहे हो तो लिख लेते हैं OA इंटू OB इंटू कॉस। वेरी गुड, कॉस थीटा। सही है, सही है। फॉर्मूला तुमने सही बोला, फॉर्मूला गलत नहीं बता रहे हो। हाउ मच इज द एंगल बिटवीन OA एंड, हाँ ठीक है, या ओके, OC कोई बात नहीं, OC। तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस 2OA OC cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन OA एंड OC? 90। व्हाट इज cos 90? 0। कितना? 0। इसलिए तीसरा टर्म नहीं लिखते तो भी चलता, तो क्योंकि एंगल कितना है? 90 है। OA की वैल्यू कितनी है? तो R स्क्वायर और R स्क्वायर, और वो क्या हो गया? 0। तो √2 R स्क्वायर मतलब कितना? R√2। तो R1 की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड कितना आया? R√2। और अभी मैंने आपसे पूछा था कि ये R1 है, ये किसके डायरेक्शन में है? तो आपने बोला किस डायरेक्शन में है? किसके डायरेक्शन में है? पहले तो तुमने OA और OC का रिजल्टेंट निकाला, वो क्या आया? R1। फिर हमको ऐसा देखने को मिला कि ये जो R1 है इसी डायरेक्शन में कौन है? OB। वेरी गुड। इसका मतलब बेसिकली ये OB वेक्टर और R1 वेक्टर दे हैव द सेम डायरेक्शन। तो नाउ OB एंड R1 हैव सेम डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट क्या होता है? अरे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मेरे पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? डायरेक्टली दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करना पड़ता है। वेरी गुड। OB का मैग्नीट्यूड कितना था? R। और R1 का मैग्नीट्यूड कितना आया? R1 का मैग्नीट्यूड कितना आया? R√2। तो क्या कॉमन निकला? R। तो 1 प्लस √2, तो 1 प्लस √2 इंटू R, ऑप्शन बी। गुड। अभी यहाँ ध्यान दो, लिखने की गाही मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन द स्पीड विथ विच यू आर टेलिंग मी द आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, क्योंकि ऐसे देख के आना चाहिए। तो अभी वह ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब आपके पास तीन वेक्टर्स हो, कितने वेक्टर्स हो? तीन। कितने हो?
उसमें से अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, क्या हो, तो पहले परपेंडिकुलर वेक्टर्स को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब सॉल्व करना मतलब पहले परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन कौन है, OA और OC, इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा आता है R√2, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है। तो अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस 2 OA OC कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो दो ही टर्म बचे, अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और OA और OC का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मतलब √2R आ गया, क्या √2R, यस। और बाय द वे OA और OC इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, क्या रिजल्टेंट, इन दोनों को सॉल्व किया, रिजल्टेंट उसका डायरेक्शन क्या आया, अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल, मतलब किसका डायरेक्शन, OB, तो R1 और OB डायरेक्शन सेम है क्या, यस। तो सब मिला के अभी देखो ऐसा है, कैसा है, तो ऐसा है, तुमने OA और OC का रिजल्टेंट क्या फाइंड किया, तो अभी OA और OC को बाय बाय कर दो, तो अभी क्या दिख रहा है तुमको, R1 और OB दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो तीनों वेक्टर का मिला के रिजल्टेंट क्या होगा, OB और R1 का एडिशन, R1 और OB का एडिशन। व्हाट इज R1, R√2, व्हाट इज OB, R, तो R कॉमन √2 प्लस 1, करेक्ट। तो याद रखना तीन वेक्टर हो तो पहले कौन से दो वेक्टर सॉल्व करोगे, उसका डायरेक्शन तीसरे का डायरेक्शन के साथ सेम होगा, तो डायरेक्टली क्या होगा बाद में, एडिशन, क्या होगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये हमने सॉल्व किया था, याद है क्या, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय 2, तो ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा, डिवाइड बाय 2 करेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, 0.4 I कैप प्लस 0.8 J कैप प्लस C K कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर वेयर व्हेन C इज, तो ये आपको एक को वेक्टर दिया है, एक वेक्टर दिया है जिसमें x कंपोनेंट 0.4 है, y कंपोनेंट 0.8 है और z कंपोनेंट c है। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा फॉर द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू, तो c की वैल्यू पूछी है, इस वेक्टर को मैं एक नाम देता हूँ ए बार इज 0.4 I कैप प्लस 0.8 J कैप प्लस C K कैप। हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ A, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, लेकिन a ये कौन सा वेक्टर बोला है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, व्हाट इज 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.8 0.64 प्लस c स्क्वायर, वेरी गुड। तो अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, 1 का स्क्वायर 1 और रूट हट जाएगा, रूट गया, 0.64 और 0.16 0.8 प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस 0.8 मतलब कितना 0.2 0.2, तो सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.2, तो रूट ऑफ 0.2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो गया होगा सबका लिख के, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो आपको जब ऐसा बोला हो कि एक वेक्टर या यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो उस केस में आपको सिर्फ अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर को लिखना पड़ता है 1 और सॉल्व करके c की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है क्या, तो आंसर याद है 60 60 45, चलो वेरी गुड, याद रह रहा है, बहुत बड़ा गुड। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये जेडबल मेंस का पीवाईक्यू है, कुछ नहीं है, इजी है, तो वो दिमाग में से निकाल दो, जेडबल मेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल है।
एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस, एक फोर्स है x प्लस वाई, दूसरा है x माइनस वाई। तो एक काम करते हैं ना, इनको नाम दे देते हैं, इसको बोल देता हूँ a, इसको बोल देता हूँ b। एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट मे बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बोल देता हूँ r। क्या बोल दिया इसको? तो सिंपल भाषा में बोला है कि अगर a वेक्टर x प्लस वाई है, मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड x प्लस वाई है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड x माइनस वाई है, तो रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? समझ में आया क्वेश्चन? तो एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट मे बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझा? कितने एंगल पे इन दोनों वेक्टर्स को सेट करना है सो दैट जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? अंडर रूट ऑफ प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी गुड। आर की वैल्यू क्या दी है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए क्या बोला है? x प्लस वाई उसका स्क्वायर। बी क्या है? वेरी गुड, प्लस 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो रूट रूट गायब हो जाएगा। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, और वैसे भी एक साइड पे स्क्वायर कर नहीं सकते, मैथमेटिक्स के अगेंस्ट है वो। एक साइड पे स्क्वायर कर दिया जिससे अपन नहीं किया, वैसा तो होता नहीं, दोनों साइड पे करना ही पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, राइट? तो इसको कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस। सही है, गुड गुड गुड। ये और ये गया, ये और ये और ये। वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा? 0 की 1। इधर तो गाड़ी अटक गई, तो गाड़ी अटकाओ मत। ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। ये वाई स्क्वायर है ना, इसको यहाँ लेके आओ 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है कि 1 है? 0 है। 1 कब होता है? जब डिवीजन में कैंसिल होता है, तब 1 होता है, नहीं तो इधर 1 लिख दिया तो गए। तो ये आ गया आपका 0 इक्वल्स टू क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ प्लस, वेरी गुड, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको एक टर्म बना लिया और इसको यहाँ ले आए, तो प्लस का माइनस हो गया, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा? व्हाट इज कॉस थीटा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो व्हाट इज थीटा? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस, देखो देखो कहाँ पे है, पक्का है? हाँ पक्का ना? हाँ तो ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक लिखने का स्पीड बढ़ाओ। Following forces start acting on a particle at rest at the origin of the coordinate system simultaneously। एक पार्टिकल था जो रेस्ट पे था, ओरिजिन पे था, मतलब उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 0 0 थे। उस पार्टिकल पे एक साथ 4 फोर्सेस लग गए, दे स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली, F1 बार, F2 बार, F3 बार, F4 बार, देन द पार्टिकल विल मूव। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से इमेजिन करते हैं। एक बॉल है, अब पहले इमेजिन कर लो, अच्छे से इमेजिन कर लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, राइट? और ओरिजिन पे एक बॉल है,
इसको मैंने किक मार दिया टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। किक मारना मतलब फोर्स लगाना, और अगर फोर्स का एक ही कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, तो फोर्स में एक एक सिंगल टर्म आएगा समथिंग आई कैप, राइट। फोर्स में एक ही कंपोनेंट था समथिंग आई कैप, और वो फोर्स इस बॉल पे लग गया, तो बॉल कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा, एक्स एक्सिस। अगर उस फोर्स में एक एक कंपोनेंट होता अलोंग वाई, तो कहाँ मूव होता, वाई। और अगर एक कंपोनेंट होता जेड, तो कहाँ मूव होता, अलोंग जेड। अब मैंने ऐसा फोर्स लगा दिया जिसमें दो कंपोनेंट है आई कैप जे कैप, तो कहाँ मूव होगा, एक्स वाई प्लेन में। मैंने एक फोर्स लगा दिया जिसमें दो कंपोनेंट है आई कैप के कैप, आई कैप के कैप, आई मतलब एक्स और के यहाँ था मतलब इस प्लेन में जाएगा, राइट, बराबर एक्स जेड, सही है। अब मैंने एक फोर्स लगा दिया जिसमें तीन कंपोनेंट है आई कैप जे कैप के कैप, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन 3 डायमेंशंस, करेक्ट है ना। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 4 फोर्सेस एक साथ लगा दिए, तो वो कौन से प्लेन में मूव होगा, ऐसा पूछा है। 4 फोर्सेस एक साथ लगाए ना, तो पहले चारों का रिजल्टेंट निकालो, और चारों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सिर्फ ऐड करना पड़ता है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज ओनली F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस F4 बार। व्हाट इज F1 बार, -4 -5 + 5, -4 I कैप -5 J कैप प्लस 5 K कैप। व्हाट इज F2 बार, 5 8 6, 5 I कैप प्लस 8 J कैप प्लस 6 K कैप। थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, स्मार्टली करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। एक के नीचे एक कंपोनेंट लिख लो, एडिशन करने में आसानी पड़ेगी। -3 4 -7, -3 4 -7 एंड 2 -3 -2, 2 -3 -2, -4 + 5, एक में से 3 गए, -2, -2 और +2 0, तो 0 आई कैप। 0 आई कैप आना मतलब एक्स प्लेन, कोई भी प्लेन हो एक्स नहीं हो सकता, एक्स नहीं हो सकता, तो एक्स वाई और एक्स जेड तो नहीं है, और अलोंग एक्स एक्सिस भी नहीं है, तो बचा तो अभी एक ही हो गया वाई जेड। तो हमने सिर्फ अभी तक सिर्फ एक्स कंपोनेंट सॉल्व किया, इसलिए मैंने बोला इट इट आल्सो मैटर्स हाउ यू राइट थिंग्स। इधर ऐड करके देख लिया, आई कैप तो 0 हो गया, आई कैप 0 का तो एक्स कंपोनेंट तो नहीं आएगा, एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा प्लेन नहीं हो सकता, एक्जेक्ट प्लेन नहीं हो सकता, और अलोंग एक्स एक्सिस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, वाई जेड। फिर भी कर लो, -5 + 8, 3, 3 और 4 7, 7 में से 3 गए 4, 5 और 6 11, 11 में से 7 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो 4 J कैप + 2 K कैप, तो कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इससे भी कुछ शॉर्टकट है क्या, यस है, ऑफ कोर्स है। जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तुमको बोला था कि चारों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट तो कैसा करना पड़ता है ना, इधर ही तुमने देख लिया -4 + 5, एक बचा, एक से 3 गए -2 हो गए, +2 हो गए 0 बन गया, तो आई कैप तो इधर ही 0 हो गया। और 4 ऑप्शन थे जिसमें से एक ही ऑप्शन था जिसमें एक्स एक्सिस या एक्स मिसिंग था, तो ऑप्शन बी। तो ये भी सब नहीं करना पड़ता उस केस में। Next question. The resultant of A bar plus B bar is R1 bar. On reversing the vector B bar, reversing मतलब B bar का डायरेक्शन चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया। रिवर्स करना मतलब 180 से घुमाना। The resultant becomes R2 bar. What is the value of R1 square plus R2 square? अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं, 2-3 मेथड। सबसे सिंपलेस्ट ही बताऊंगा मैं डायरेक्टली। You can have 2-3 methods for this, but what we will do is, let us keep it little simple. The resultant of A bar plus B bar is R1 bar. तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट R1 बार है। कहीं पे भी बोला है क्या A और B में एंगल कितना, बोला है नहीं ना, तो हमारी मर्जी हम वो एंगल ले लेंगे। जब हमारी मर्जी चले तो सबसे बेस्ट होता है क्या होता है, दोनों को परपेंडिकुलर रखना। क्या रखना, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि तुमको पता है इस केस में रिजल्टेंट क्या बन जाएगा,
क्या बन जाएगा? ये आएगा ना, तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लोगे। सही है? यस, गुड। तो जब आपको एंगल नहीं बताया, सिर्फ बोला है ए और बी का रिजल्टेंट R1 बार है, अब तुमने सिर्फ बी का डायरेक्शन रिवर्स किया, बी का, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी बार द रिजल्टेंट बिकम्स R2 बार। ऑन रिवर्सिंग, अब इसको बोल जाओ, ऑन रिवर्सिंग बी बार, रिवर्सिंग बी बार मतलब डायरेक्शन उल्टा कर दिया तुमने इसका, हो गया। तो डायरेक्शन तुमने इसका उल्टा कर दिया, तो ये अब ऐसा रख सकता हूँ क्या मैं? यस, रख सकते हैं ना? यस, वेरी गुड। तो अब व्हाट इज द रिजल्टेंट इन दिस केस? क्या बोला है? क्या बोला है? R2 बार। क्या बोला है? अब ये ट्राइंगल देख के बताओ व्हाट इज R1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ट्राइंगल देख के बताओ व्हाट इज R2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उन्होंने तुमसे पूछ क्या लिया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दो बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दो बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। So can we solve this by taking any other angle between A bar and B bar? Yes, of course, उससे भी सॉल्व होता ही है। सिर्फ इतना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते हैं, तो वो मैं आपको एज अ असाइनमेंट देता हूँ कि ए बार और बी बार में 90 डिग्री छोड़ के कुछ एंगल लो, और फिर बी बार को रिवर्स करो, और वापस से सॉल्व करके आंसर शुड बी द सेम, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 90 क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे छोटा मेथड है, और कहीं भी क्वेश्चन में बोला नहीं था कि ए बार और बी बार में एंगल कितना है। तो जब नहीं बोला होता है तो हमारे पास फ्रीडम होता है, वी कैन टेक एनी एंगल वी वांट, द बेस्ट इज टू टेक 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, इफ ए बार इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, बी बार इज 4i कैप प्लस 2j कैप minus 4k cap or two vectors, the angle between them is, एंगल पूछा तो क्या फाइंड करते हो? डॉट प्रोडक्ट। क्या फाइंड करते हो? ए बार डॉट बी बार इज ax bx प्लस वेरी गुड, व्हाट इज ax? 2, bx 4, ay 4, और ये 2 और 4 और -4, 2 और 4 8, और 8 और 16, डॉट प्रोडक्ट 0 आना मतलब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब एंगल इज 90। खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा है यार, क्योंकि आपको प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो पहली बार आया। इफ ए बार इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड बी बार इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार विल बी। आपको याद है क्या मैंने आपको बताया था? फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ A bar on B bar equals to A bar dot B bar upon B। तो जो आखिरी में लिखा वो नीचे होता है उसका मैग्नीट्यूड। What will be projection of B bar on A bar? A bar dot B bar upon A। यहाँ पे क्या पूछा था? प्रोजेक्शन ऑफ A bar on B bar, तो A bar dot B bar by B। This is AX BX plus AY BY plus AZ BZ upon under root of BX square plus BY square plus BZ square। What is AX? 2 and minus 1, so 2 and minus 1 plus 3 and 3 plus minus 1 and 4 upon
बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट, व्हाट इज बी एक्स? -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वेरी गुड, गुड। तो यह आ जाएगा आपका -2 प्लस 9 -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 प्लस 16, 1 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया? 3, और नीचे रूट ऑफ 26, तो 3/√26, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन गलत है, अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ेगा। इन अबव एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। अबव मतलब 19 नंबर का, राइट, लेकिन ए बार और बी बार की जो वैल्यू है वो लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को डिलीट कर दो, ये गलत क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फॉर एनी टू वेक्टर्स a bar and b bar, if a bar dot b bar equals to mod of a bar cross b bar, for any two vectors a bar and b bar, if a bar dot b bar equals to mod of a bar cross b bar, the magnitude of c bar equals to a bar plus b bar is। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है थोड़ा सा अलग तरीके से। अलग मतलब, डू यू रिमेम्बर, आपके पास ना एक क्वेश्चन था सेट 1 में जिसमें ऐसा लिखा था, याद है क्या? उधर भी बोला था कि ए बार प्लस बी बार ये नया वेक्टर है सी बार, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, ऐसा लिखा था वहां पे। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो फिर। तो यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर, अगर याद होगा तो ए बार प्लस बी बार इक्वल टू क्या है? मतलब सी बार ए और बी का क्या है? रिजल्टेंट क्या है? तो तुमको याद है रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, वेरी गुड। तो अगर ये सॉल्व करना है तो किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू जो गिवन कंडीशन होता है वहां से मिल जाती है। गिवन कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या है? ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू √3 था। यहाँ पे √3 है क्या? नहीं। तो व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार? ए बी, और ये क्या होता है? ए बी, वेरी गुड। ए बी, वेरी गुड। ए बी कैंसल, सही है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कौन से एंगल पे होता है? 45, गुड। तो therefore c equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos 45. What is cos 45? 1/√2. पक्का पक्का, वेरी गुड। तो 1/√2। What is 2? What is 2 upon √2? √2. तो 2 upon √2 is √2। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? c इक्वल्स टू, अच्छा अंडर रूट में दिया तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab हो गया ऑप्शन, अरे ऑप्शन डी। ये रूट के अंदर और एक √2 है, तो यहाँ पे भी रूट के अंदर और एक √2 है। गुड, डन, पक्का पक्का। चलो अभी मैं इससे एक ट्रिक बना के दे सकता हूँ। डू यू वांट अ ट्रिक? पक्का। तो एक काम करो, अभी अगली बार से ऐसा बोला हो ना कि हमारे पास कुछ कंडीशन है, जैसे मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, जब भी ऐसा दिया हो और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हो, जैसे इस केस में 1 था, पिछले केस में √3 था, किसी और केस में कुछ और होगा, तो उसको फिलहाल n बोल दो। क्या बोल दोगे?
क्या बोल दोगे? वेरी गुड। हमको बोला है कि ए बार और बी बार को ऐड किया तो नया वेक्टर बन गया। कहीं सी बार बोला होगा, कहीं आर बार बोला होगा, कहीं कुछ बोला होगा, जो भी बोला होगा वो रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको किसके लिए चाहिए? थीटा, मतलब थीटा मतलब कॉस थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो क्या कैंसिल हो गया? तो क्या आ गया? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू एन, बराबर है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू एन। ये पूरा सोल्यूशन ही लिखा मैंने, लेकिन ट्रिक कहाँ है? अभी ट्रिक समझेगा। जब आपको ऐसा बोला हो ए बार क्रॉस बी बार का मॉड इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार, तो सीधी सीधी बात है कि tan थीटा की वैल्यू एन है, राइट। अगर √3 दिया होगा तो tan थीटा इज √3, मतलब थीटा इज 60। तो सीधा वो इस इक्वेशन में गया, cos 60 1/2, तो 2 कैंसल। अगर आपको बोला होगा मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, तो एन की वैल्यू 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू, तो थीटा 45 है, तो सीधा यहाँ जाएगा cos 45 1/√2। सही है। ऐसा अलग अलग दे सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार इज 1/√3 ए बार डॉट बी बार। तो एन की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो tan थीटा कितना है? 1/√3। तो थीटा कितना है? 30। तो थीटा यहाँ पे 30 जाएगा। तो cos 30 विच इज √3/2। तो ऐसा अभी बन गया ट्रिक। अगली बार से क्वेश्चन देखा, ए बार डॉट बी बार के बाजू का जो भी नंबर होगा वो tan थीटा की वैल्यू है, बराबर? पक्का? श्योर? याद रहेगा? गुड। चलो फिर अगला क्वेश्चन है, जोक है जोक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार? ए बार और बी बार, मैंने कल ये क्वेश्चन लिया है, तो मेरे को इसका आंसर चाहिए। याद नहीं है मेरे को, सुनना ही नहीं, याद नहीं तुमको। ये ए बार है, ये बी बार है, ये ए बार है, ये बी बार है। इन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है? इन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर? ए बार और बी बार ये जिस प्लेन में है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब कौन सा वेक्टर? नहीं। ए बार और बी बार इन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब कौन? ए बार क्रॉस बी बार कहाँ जाता है? ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन क्या होता है? ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कहाँ होता है? कल ही बताया था कि कैप नहीं सुनना है मेरे को, मैंने कल ही बोला था आपको। ए बार और बी बार इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इनको परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कल क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, कल लास्ट लेक्चर में। ए बार क्रॉस बी बार इज अ न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। तो ए बार और बी बार का परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर? ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार। अब ए बार क्रॉस बी बार क्या डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है? क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। आपको अभी बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार? ए बी साइन थीटा। ये वेक्टर, ये स्केलर चलता है क्या ऐसा? नहीं। या तो यहाँ पे मॉड डाल दो या फिर यहाँ पे एक डायरेक्शन बता दो, है ना। तो ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड। तो तुमको एन कैप ही तो पूछा है, तो व्हाट इज एन कैप? ए बार क्रॉस बी बार अपॉन, तो हो गया। जोक था वो, है क्या? कहाँ है? सी, बराबर। हाँ, ए नहीं क्या? नहीं, क्योंकि कैप है, कैप है, नहीं चलेगा। तो ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी साइन थीटा। तो पी बार और क्यू बार को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? पी बार क्रॉस क्यू बार। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी बार एंड क्यू बार?
P bar cross Q bar upon PQ sin theta. Which is the unit vector perpendicular to C bar and D bar? C bar cross D bar upon CD sin theta. अगला क्वेश्चन, चलो ठीक है, ये भी हमने स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पे सॉल्व किया था। जिनका ध्यान नहीं होगा अब मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका ध्यान नहीं है यहाँ पे अभी सब देखेंगे बराबर से। तो टू वेक्टर्स P बार एंड Q बार विल बी पैरेलल इफ, डू यू रिमेम्बर अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो व्हाट इज इक्वल? रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो px अपॉन qx इक्वल्स टू py बाय qy इक्वल्स टू pz बाय qz। व्हाट इज px? 2। व्हाट इज qx? 1। व्हाट इज py? b। व्हाट इज qy? तो हो गया ना सॉल्व, b इक्वल्स टू 2 हो गया, b इक्वल्स टू 2। ऑप्शन नंबर सी, डन। लास्ट के दो क्वेश्चन है, लास्ट दो, मतलब आज बोनस मिलने वाला है आपको। यस, हाँ, विद सम गुड एंड विद सम बैड न्यूज ऑफ कोर्स, वो बाद में बताऊंगा। नहीं, वी विल, डोंट वरी, वी विल नॉट एक्सटेंड आफ्टर दीज टू क्वेश्चन, क्योंकि खत्म हो गया, इतना ही था वेक्टर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी आप दो पीछे, हाँ आप दो जो स्विच बोर्ड के बाजू में बैठे हो, आप, यस यू टू, आई डोंट वांट टू टेक नेम, वी गोइंग टू रिकॉर्डिंग अदरवाइज, आप कल से साथ में नहीं दिखोगे मेरे को। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इफ a bar is 3i cap plus 4j cap and b bar is 6i cap plus 8j cap, where a and b are magnitudes of a bar and b bar, इसमें से क्या ट्रू नहीं है? अब क्या ट्रू नहीं है? a bar cross b bar equals to 0, a by b is 1/2, a bar dot b bar equal to 14 and a equal to 5. What the general mistake students make is, क्या करते पता है? पहले चेक करते हैं a bar cross b bar। कैसे चेक करते हो? i cap, j cap, k cap, फिर ax, ay, az। चलो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3, 4 और 0, और ये आ जाएगा 6, 8 एंड 0। याद है मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था? सिर्फ जो के कैप के, मतलब जिसके नीचे 2 0 है वही सरवाइव करता है। तो कौन सरवाइव करेगा? के कैप। हाउ मच इज दिस? 24 माइनस 24, 24 माइनस 24, 0, तो क्या आ गया? 0। तो 0 है, ये ट्रू है, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू, बराबर। अब ये भी नहीं करना था, क्यों नहीं करना था बताता हूं मैं, यहाँ ध्यान दो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट अगर ये याद है और याद होने चाहिए। व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स? 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में साइन आता है, और साइन ऑफ 0, पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम, तो साइन ऑफ 0 कितना आएगा? 0। ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल लिया तुमने, बी बार में से 2 कॉमन निकाला क्या? तो क्या आया? 3i cap प्लस 4j cap, मतलब b बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये तो पैरेलल हुए ना, b बार इक्वल्स टू -2 होता तो एंटी पैरेलल होते, +2 है तो, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0। तो सिर्फ नंबर देख के समझ में आ गया था कि ये 0 आने वाला है। 3, 4, 6, 8, अगर यहाँ पे 5, 10 होता, 5, 10, या तो फिर ठीक है 5, 6 कर दो, 5, 6, 10, 12, 5, 6, 10, 12 पैरेलल, क्योंकि 10, 12 लिखोगे और 2 कॉमन निकालोगे तो 2, 5i cap प्लस 6j cap, तो क्या हो जाएंगे? पैरेलल। इधर 3, इधर 6, मतलब डबल, इधर 4, इधर 8, डबल, तो ये हमेशा क्या होते हैं?
पैरेलल क्या होता है? वही तो अभी लिखा तुमने, रेशियो ऑफ एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट इज सेम, करके देख लो। ए एक्स अपॉन बी एक्स कितना आया? 1/2। ए वाई अपॉन बी वाई कितना आया? 1/2। तो रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं? तो पैरेलल है ना। और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो चेक करना नहीं था, कर लिया, ठीक है, करना नहीं था। बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको आंख बंद करके 5 लिखना होता है। 9 + 16 25 का रूट इज 5। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और ये 10 होता है। 64 36 + 64 100 का रूट 10। ए 5 बी 10, तो a बाय बी इज 5/10, तो 1/2। ये भी सही है, तुमको नॉट ट्रू पूछा है। हाँ, तो बी भी सही है, तो सी इज ए बार डॉट बी बार। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। प्लस कहाँ से लिख रहे हो? तीसरा कंपोनेंट ही नहीं है। 3 × 6 प्लस 4 × 8, हाउ मच इज दिस? 18। हाउ मच इज दैट? 32। 18 + 32 इज 50। इन्होंने क्या बोला है? सही है क्या? वन लास्ट क्वेश्चन। एक आखिरी सवाल। The area of triangle formed by 2i cap plus j cap minus k cap and I cap plus j cap plus k cap is। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं? मतलब मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बाय 2। ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब 2 1 और -1, और ये 1 1 और 1। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 माइनस मतलब प्लस, माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 + 1 2 + 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 - 1। ठीक है, ये आ गया 2i कैप, ये हो गया -3j कैप, और ये हो गया +k कैप। आ गया क्या यहाँ तक? पक्का पक्का? यस। तो अब हमको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x कंपोनेंट्स करो, x कंपोनेंट 2 + 3 स्क्वायर प्लस, हाँ 3 मतलब -3 स्क्वायर, एक ही बात है, एक ही बात है वो। 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। व्हाट इज 2 स्क्वायर? 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 14। और इसका आधा करना पड़ेगा, इसका हाफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय 2, तो √14/2, √14/2, ऑप्शन डी। So this is the end of JEE NEET part of vectors.